Hey guys, once again welcome back to the channel. This is अभ्युदय, a second year MBBS student at AIIms दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 7 मई। हमारे पास 4 महीने और 1 हफ्ते का टाइम है और उसके बाद 7 मई द डे हमारा नीट का एग्जामिनेशन है। तो अब ये नए साल में आप जा रहे हो, नए साल में इंटर कर रहे हो, तो अभी ये सबसे अच्छा मौका है जब आप अपने आप को समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस समय आप अपने आप के साथ बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहे होगे, बहुत सारे नए ईयर के रिजोल्यूशंस ले रहे होगे, अपने आप को प्रॉमिस कर रहे होगे, अपने घर वालों को प्रॉमिस कर रहे होगे, अपने टीचर्स को प्रॉमिस कर रहे होगे और कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को भी प्रॉमिस कर रहे होगे। सो आपको 7 मई, और मैं बता रहा हूँ आपके 90% लोगों में एक चीज़ कॉमन रहेगी और वो होगी 7 मई के एग्ज़ाम में अच्छा करके आना। मतलब कि नीट के एग्ज़ाम में अच्छे से करके आना और एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लेना। तो आप में से जो चीज़ 90% लोग को क्या कहते हैं रिजोल्यूशन में है, उस चीज़ पर आज हम बात कर रहे होंगे कि आपका जो 7 मई में पेपर है, बचे हुए 4 महीने पे आप अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो, कैसे आप और लोगों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि दिस इज कॉम्पिटिशन और ये कॉम्पिटिशन सिर्फ इसी चीज़ का है कि आप और लोगों से अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हो। द थिंग इज आप 600 ला रहे हो, बट अगर सामने वाला बंदा 650 ला रहा है तो आपके वो 600 किसी काम के नहीं हैं। दिस इज कॉम्पिटिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। सो अभी जैन से अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है। अभी आप 7 दिन मई के हटा दो, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जैन टू अप्रैल। सो हमारे पास 4 मंथ हैं। तो फर्स्ट आई हैव रिटन 2 थिंग्स, सिलेक्शन एंड गुड कॉलेज, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन सिलेक्शन एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन गुड कॉलेज। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 600 650 आ रहे होंगे। आई नो आप में से होंगे कुछ लोग जिनके आ रहे होंगे 650, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे लोग देखते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। सो आप या गुड कॉलेज के लिए एस्पायर करो, मतलब आप एक अच्छे कॉलेज के लिए एस्पायर करो। बट हाँ, जिन बच्चों के अभी कम आ रहे हैं वो डरने की कोई बात नहीं है यार। अगर तुम्हें 500 550 या शायद 500 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। आप पहले सिलेक्शन के लिए फोकस करो और फिर सिलेक्शन के बाद आप अच्छे कॉलेज पे जाओ, क्योंकि आपको पता है यार, सीढ़ी अगर आप क्या कहते हैं 2-2 स्टेप पे चढ़ोगे ना तो आप गिरने का चांस है आपके पास, ठीक है। आप गिर सकते हो, बट अगर आप एक स्टेप लेके सीढ़ी चढ़ोगे तो आप गिर नहीं सकते। सो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन सिलेक्शन एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन गुड कॉलेज, ठीक है। हमें सबसे ज़रूरी है कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो, कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है वो हमको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम मंथ वाइज मैंने डिवाइड कर दिया इसको, मैंने 2+1+1 में डिवाइड किया, ठीक है। जैन फेब को मैंने साथ में लिखा है, देन मार्च हमारा है, देन उसके बाद हमारा अप्रैल है, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेके भाग जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके चले जाओगे तो आपको चीज़ें लिखी हुई तो समझ में आएंगी, बट जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पॉइंट्स आपको जो समझाऊंगा डिटेल में, वो शायद आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट दैट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप स्क्रीनशॉट लेके भाग जाओ, ठीक है। सो सिलेबस कंप्लीशन पे अगर मैं आऊँ तो देखो यहाँ पे 2 लोग होंगे इस समय जो ये वीडियो देख रहे होंगे, एक होंगे ड्रॉपर, एक होंगे फ्रेशर्स, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो अभी 12th में हैं और वो पेपर दे रहे होंगे। बहुत सारी जनता ऐसी भी होगी जो 12th पास आउट है और वो 4 महीने बाद उनके पास पूरा 4 महीने का गैप है। सो अब दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे, उसके बारे में बात करूँ। तो सिलेबस कंप्लीट दोस्त ऐसे करोगे यार, अगर तुम फ्रेशर हो, ड्रॉपर तो वो अपने हिसाब से पढ़ लेगा, ठीक है, फेब तक वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेगा, उसका जो भी बचा होगा वो कर लेगा। बट फ्रेशर्स के लिए मैं तुमको एक सजेशन देना चाहता हूँ। क्या देखो, बोर्ड्स के एग्जाम भी है, ठीक है। तो अभी क्या करो, तुम अभी 11th रिवाइज कर लो, ठीक है। तुम क्या करो, जनवरी में 11th रिवाइज करो। थोड़ा रिस्क लेना है यार, थोड़ा रिस्क लोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि यार देखो, रिस्क है तो ही इश्क है। अब देखो कैसे है ये, जब रिस्क लोगे तभी तुमको क्या कहते हैं, अगर तुम रिस्क लोगे अपना 12th का सिलेबस छोड़कर तुम 11th पढ़ोगे, यही तो इसका मतलब हुआ कि अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ 11th पढ़ो और जो 12th है वो बोर्ड के समय पढ़ लेना। तो जब तुम 11th पढ़ोगे और जब 12th पढ़ोगे बोर्ड के समय, तो जब तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम एंड होगा ना दोस्त, तो तुम्हारा 11th 12th तुमको दोनों आता होगा। बट अगर तुम सिर्फ 12th पढ़ने लग जाओगे तो तुम्हारा 11th बचेगा और यू विल रियलाइज कि तुम्हारे बोर्ड्स के पास तुम्हारे पास 1-2 महीने बचेंगे और वो बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। उतने में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो अभी आपको रिस्क लेना पड़ेगा और आपको अपना 11th जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा बोर्ड्स के 10 दिन पहले। 10 दिन बाद, जैसे 10 दिन बचे हैं बोर्ड्स को, फॉर एग्जांपल लेट्स से 15 फेब से आपका पहला एग्जाम है, कभी भी मान लो, मुझे डेट्स नहीं मालूम है बोर्ड्स की, तो आपका जब भी एग्जाम हो उसके 10 दिन पहले आप स्टार्ट कर दो अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना, ठीक है, मतलब 12th के लिए पढ़ना। तो इससे क्या होगा, आपका 11 12 दोनों रिवाइज हो जाएगा। तो ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है। ड्रॉपर्स अपना सिलेबस आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब आप सेकंड पॉइंट ये है कि अपने वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। यार देखो, आपको ये तो पता चल ही गया होगा ना कि आपके जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। और उसमें ये भी पता होगा कि यार ये चैप्टर मेरा वीक है, तो उस चैप्टर पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप मानो मेरी बात, आपका जो पेपर में क्वेश्चन गलत होता है वो ज़्यादातर उसी चैप्टर से गलत होता है जिसमें आप वीक रह जाते हो।
उसके बाद कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है यार। अभी तक आप अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो वही बुक फॉलो करो, कहीं नई चीज़ मत फॉलो करना, ठीक है। कोई भी नई चीज़ नहीं फॉलो करनी है। ये नहीं कि आप अभी अपना टीचर चेंज कर रहे हो, ठीक है, आखिरी समय में, या फिर आप क्या कहते हैं कोई बुक चेंज करो, नथिंग, यू डोंट हैव टू चेंज। आप जो कर रहे हो वही करना है। नो न्यू थिंग्स यू हैव टू ट्राई इन दिस आने वाले 4 महीने में, ठीक है। पार्ट सिलेबस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यार देखो, आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने हैं। फुल सिलेबस टेस्ट देने के पीछे अभी मत भागना, पहले यू हैव टू स्कोर गुड इन पार्ट सिलेबस टेस्ट, ठीक है। आप पार्ट सिलेबस टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ। आपने 4 चैप्टर पढ़े, उस 4 चैप्टर को अपने मजबूत बनाओ। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी जिन्होंने बोला कि बहुत मतलब वेग तरीका है यार। उन्होंने कहा कि 4 मंथ है, आप 10 घंटे डेली पढ़ो, आप 10 घंटे डेली पढ़ो, यू विल हैव क्या कहते हैं 10 इंटू 300, ठीक है, 300 एक महीने मतलब 1200 आवर्स यू विल हैव। तो फिर कह रहे हैं, क्या कहते हैं 1200 घंटे हैं, इसमें इतने घंटे इस चैप्टर को दे दो, इतने घंटे इस चैप्टर को दे दो, इतने फिजिक्स में दो। दिस इज नॉट पॉसिबल ब्रो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में यार। तुम मुझे बताओ, अगर तुम नीट की तैयारी करो तो तुम्हें इतना तो पता होगा ना भाई कि यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने में जितना समय लगता है, क्या उतना समय लगेगा रोटेशन पढ़ने में? कभी नहीं लगेगा। रोटेशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एज कंपेयर टू यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यार हर चीज़ें एकदम सिंपल नहीं होती हैं, ठीक है। अब मैं उस दर्द से गुजरा हूँ जो दर्द आप अभी फॉलो क्या कहते हैं फील करने वाले हो अगले 4 महीने में। मेरे खुद फिजिक्स में 180 आए थे और 710 आउट ऑफ 710 मार्क्स आए थे 720 में से। तो मुझे पता है कि कैसे कैसे हर स्टेप पे चीज़ें कवर होती हैं। ऐसा नहीं होता है यार कि तुम 4 घंटे में एक चैप्टर पढ़ो तो दूसरा चैप्टर भी 4 घंटे में पढ़ोगे। सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त को जो चैप्टर आसान लगता हो वो तुम्हें कठिन लगता हो, ठीक है। सो तुम इस पे फोकस मत करो कि तुम्हें हर चैप्टर को 4 घंटे देने हैं। रेदर देन दैट तुम एक चीज कर सकते हो कि अपने जो डेली नंबर ऑफ आवर्स हैं वो तुम टारगेट करो, ठीक है। मैं तुमको यार देखो एक रियलिस्टिक टारगेट दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा 16-18 घंटे पढ़ो, बट हाँ यार तुम खुद एक बार सोच के देखो, एक बार अपने आप से पूछना कि क्या तुम कोचिंग के साथ 8 घंटे नहीं पढ़ सकते? यार अभी नहीं पढ़ सकते तो कब पढ़ोगे मेरे दोस्त? यार अब 4 महीने बचे हैं आपके नीट के एग्जाम को। अगर अभी नहीं तो कब? अभी नहीं तो कब? अभी आप 8 घंटे पढ़ो कोचिंग के साथ, टारगेट रखो। 8 घंटे ना पढ़ पाओ दैट्स फाइन, बट आप टारगेट रखो कि आप 8 घंटे विद कोचिंग पढ़ोगे ही पढ़ोगे। बहुत लोग होंगे जो इस समय कोचिंग नहीं जा रहे होंगे, कोचिंग जाना छोड़ दिए होंगे, सिर्फ टेस्ट के लिए कोचिंग जाते होंगे, या फिर कोचिंग कभी कभी जाते होंगे जब उनकी स्पेशल क्लास होती होगी, या फिर जो कोचिंग जा भी रहे हैं वो सैटरडे संडे तो फ्री रहते होंगे। उनकी कोचिंग कभी तो एक हफ्ते में 2-3 दिन तो बंद होती होगी ना। तो उस दिन आप 12 घंटे का टारगेट रखिए, ठीक, कितने घंटे का? 12 घंटे का, ठीक है। अब इस टारगेट को आप अपने हिसाब से डिवाइड करो कि आपको फिजिक्स में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है, बायो में कितना देना है। ये मैं नहीं होता हूं बताने वाला यार, ये आप खुद होते हो अपने लिए जज करने वाले कि आपको किस टॉपिक को कितने घंटे देना है, क्योंकि आपको पता है। आप अपने क्या कहते हैं सबसे अच्छा आप अपने आप को जज कर सकते हो। आपको पता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, ठीक है। ना मैं जानता हूं, ना आपके घर वाले जानते हैं, ना आपका दोस्त जानता है। सिर्फ आप जानते हो कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है और कौन सा टॉपिक मजबूत है। आपसे अच्छा वो कोई नहीं जानता है। आप अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए मेमो नीट एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेबस तो जल्दी से रिवाइज ही कर पाओगे, साथ ही साथ आपका जो एनसीईआरटी पे फोकस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेमो नीट एक्टिव रिकॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ये पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पे बेस्ड है और इससे आपका जो रिवीजन है वो भी आप बहुत जल्दी से कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं वो जंबल वर्ड फॉर्मेट में, ड्रैग एंड ड्रॉप, इन सब फॉर्मेट्स में है, जिससे आपको करने में मजा भी आएगा। और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन, फ्लैश कार्ड सेक्शन, ये सारे सेक्शन भी मिलते हैं, जिससे आप क्या करोगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और जल्दी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि यार असर्शन रीजन भी पेपर में आने लगे हैं और असर्शन रीजन का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो भी आपको क्या कहते हैं, इसके अंदर एक अलग सेक्शन बना हुआ है असर्शन रीजनिंग का, वहां पर आपको सेक्शन मिल जाएगा मेमो नीट ऐप के अंदर। साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस और लेक्चर वीडियोस, अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट आता है कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए, कहीं से पढ़ना है, तो आप वहां से भी लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट मेमो नीट ऐप। उनकी टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी है, उसका जो लिंक है सब चीजों का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली चेक आउट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड अभी 300 टू गेट 300 रुपीज डिस्काउंट ऑन मेमो नीट एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं मार्च पे। तो यार मार्च में मैं आपको बोलूंगा कि अभी तो पहले जैन फेब की चीजें कंप्लीट करो, ठीक है। जैन फेब में एकदम लग जाओ, जुट जाओ। मार्च अभी 2 महीने बाद है, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस जैन फेब। जैन फेब में लग जाओ, एकदम जुट जाओ, क्योंकि जब जैन फेब करोगे तभी तुम मार्च पे आओगे। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता दोस्त कि पहली सीढ़ी तुमने छोड़ दी और दूसरी सीढ़ी पे तुम सीधे 0 से 2 पे पहुंच गए। नहीं होगा, 0 से 1 पे आओगे तभी 2 पे जा पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मत सोचना कि भैया अगर मेरा फेब जैन फेब में रह गया तो क्या मैं पीछे हो जाऊंगा। तो हो जाओगे पीछे, सच में हो जाओगे पीछे। क्यों? क्योंकि भाई आखिर के 2 महीने में यार अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा एक अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हो तो तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब तुम बताओ मुझे सिलेबस ही नहीं तुम्हारा कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट कब लगाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। 100 में से 0.001 कोई ऐसा बच्चा होता होगा जो बिना मॉक टेस्ट लगाए नीट का पेपर देता होगा, उसके एक बार में नंबर आ जाते होंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। इवन मैंने भी आई थिंक मैंने 100 से 150 मॉक टेस्ट दिए थे।
तो यार मेरे जो मॉक टेस्ट थे वो 100 से 150 थे, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 100 से 150 मॉक टेस्ट लगाओ, बट एटलीस्ट आप इतने मॉक टेस्ट लगाओ कि आपकी जो गलतियां हैं वो आपको पता चल जाएं और आप अपनी गलतियों पे फोकस करके उन गलतियों को सही करो, ठीक है। तो अब मैं मार्च में आता हूँ, तो मार्च में पहले कहूँगा सबसे पहले आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस एंड मॉक कॉपी जरूर बनाओ। आप मॉक टेस्ट लगाओ, उसके एनालिसिस करो और उसके बाद आप उन मिस्टेक्स को लिखो कि आपने क्या क्या गलत किया और क्यों गलत किया। यार जैसे आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आप कभी सोचते हो कि मैंने क्वेश्चन गलत क्यों किया, सोचते होगे, तो उसको लिखो भी, क्योंकि आप अगर सिर्फ सोचोगे तो आप भूल जाओगे, बट अगर कोई चीज़ आपने सोची और उसको लिख ली तो आपको अपनी गलती याद रहेगी और बहुत लंबे समय तक याद रहेगी और हो सकता है कि आप अगले पेपर में वो गलती करने से बच जाओ, ठीक है। तो यू हैव टू डेफिनेटली मेक योर मॉक कॉपी जिसमें आप लिखोगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था और मैंने इस रीजन की वजह से गलत किया था, ठीक है। सेकंड पे आता है सेपरेट रिवीजन। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं भैया कि मॉक टेस्ट भी दे सेपरेट रिवीजन दें, आप कहना क्या चाह रहे हो। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यार देखो मार्च में आपकी मोस्ट ऑफ द जो कोचिंग्स होंगी वो बंद हो चुकी होंगी, आपके पास 12 घंटे होंगे और इतनी फटी पड़ी होगी भाई, 2 महीने बाद पेपर होंगे। अगर आप जेन्युइन बंदे हो और आपको पढ़ना है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यार मैं पीछे रह जाऊंगा, तो आप पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, दबा के पढ़ोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि कहाँ पे फंक्शन है, कहाँ पे शादी है, कहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं सोचोगे आप, ठीक है। आप सिर्फ 12 घंटे कम से कम पढ़ोगे और एकदम दबा के पढ़ोगे, ठीक है। तो यार आप बताओ 12 घंटे में आपके 3 घंटे चले गए मॉक टेस्ट देने में, मैं कह रहा हूँ 2 घंटे मान लो चले गए आपके एनालिसिस और मॉक कॉपी बनाने में कि आपने मिस्टेक्स लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा ना, 7 घंटे बचे हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप 7 में से 6 घंटे भी बचे हैं तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप रिवीजन करोगे। क्या करोगे, रिवीजन करोगे। आपको मॉक टेस्ट करना है और एक सेपरेट रिवीजन करना है। आपके पास यही एक महीना है मार्च का जिसमें आप अपनी 11th 12th की सारी चीजें रिवाइज करोगे, ठीक है। अब इस रिवीजन को आप अपने मॉक टेस्ट के साथ कोलैब भी करा सकते हो। कैसे करा सकते हो कोलैब, देखो मॉक टेस्ट मान लो आपने दिया, ठीक है, आपने फुल मॉक टेस्ट को दिया, तो अब आपका क्या हुआ, आपका मान लो 4-5 चैप्टर गलत हो गया, ठीक है। 4-5 चैप्टर से आपको लग रहा है कि आपके बार बार ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सिंपल है, वो 4-5 चैप्टर आप यहाँ से सेपरेट रिवीजन कर लो, उस 4-5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। या फिर आप एक और तरीका अपना सकते हो कि आपको मान लो 20 क्वेश्चन गलत हुए, 20 के टॉपिक्स नोट करो और वो टॉपिक पढ़ लो खाली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पूरा चैप्टर नहीं वीक होता है, चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वीक होता है। तो यही थर्ड पॉइंट है कि एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। आप ये क्या कहते हैं, बताने लायक हो जाओ कि आपका इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक कमजोर है। जिस दिन आप ये बताने लग गए ना यार कि यार मेरा रोटेशन में मेरे से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बट मेरे से इस टाइप वाले क्वेश्चन नहीं होते, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो आप वो जो इस टाइप वाले क्वेश्चन है उसको आप अलग से प्रैक्टिस कर लो। आप 2-3 घंटे उसको प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि क्या कहते हैं आप फिर से पेपर में गलत करके आओगे, नहीं करोगे गलत। जब आप अपनी सारी गलतियां घर पर ही कर दोगे तो आप पेपर में कहाँ से गलत करके आओगे, ठीक है। क्योंकि जब मैं पेपर देता था तो बहुत बार ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट में मैं क्वेश्चन में जान जाता था कि मुझसे गलत क्या करना चाहता है। क्यों, क्योंकि मैंने वो गलत कर रखा था ऑलरेडी। तो वो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट देने की, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग अप्रैल पे, ठीक है। अप्रैल जो हमारा लास्ट मंथ होगा, तो हमारा क्या कहते हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने एक मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट दे दिया डेली। एक मॉक टेस्ट डेली नहीं भी दिया तो हमने अल्टरनेट डे पे तो एटलीस्ट दे ही दिया है। अब अप्रैल में आपको क्या करना है, आपको अपनी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। क्यों बढ़ानी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट, इसलिए बढ़ानी है यार क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप अभी जब 1-2 चैप्टर पढ़ते होगे तो आपको लगता होगा यार चैप्टर पढ़ तो लिया बट नंबर तो अभी भी नहीं आ रहे, क्वेश्चन तो अभी भी गलत हो रहे हैं, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है बट फिर भी गलत हो जा रहा है। इस चीज़ को कम करने के लिए, इसी चीज़ को कम करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम पूरा बुक पढ़ लेते हैं बट हमको रियलाइज नहीं होता यार ये टॉपिक हमारा मिस हो गया, ये लाइन हम बार बार भूल जा रहे हैं, ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा। आपको लगता तो है कि आपने पढ़ लिया बट वो कहीं ना कहीं आपका जो मिसिंग पॉइंट होता है वो आपका ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व कर देगा। जब आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाओगे, उसको फटाफट रिवाइज करोगे, तो उससे क्या होगा, मॉक टेस्ट जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप क्वेश्चन पढ़ना जान जाओगे, मतलब क्वेश्चन देख के आप जान जाओगे कि इसमें कैसे सॉल्व करना है, फिर आपको वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये जरूर करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ा लेनी है। देखो मैं सिंपल सा आपको रूल बताऊं, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर बूस्ट करेंगे और ये पक्का करेंगे बूस्ट, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपके नंबर बढ़ेंगे मॉक टेस्ट देने से। उसके बाद आते हैं नो सेपरेट रिवीजन इफ यू आर गेटिंग 600+। बिल्कुल सही बात है यार, अप्रैल में आपको बिल्कुल सेपरेट रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। कैसे सेपरेट रिवीजन करोगे यार, आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद आप उसको एनालाइज कर रहे हो तो आपके 10-11 घंटे तो ऐसे चले जाएंगे, 10-11 घंटे चले जाएंगे। और फिर आप सेपरेट रिवीजन कैसे करोगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक प्लान। क्या मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा लो, रिवीजन भी कर लो और एक चैप्टर और पढ़ लो। दिस इज नॉट पॉसिबल। जो पॉसिबल है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। एंड थर्ड इज लॉट ऑफ फोकस ऑन मिस्टेक्स इन मॉक पेपर। देखो यहाँ पे मैंने बोला था अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, यहाँ पे मैं लॉट ऑफ फोकस, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि जस्ट फोकस ऑन मिस्टेक्स, बट नहीं, लॉट ऑफ फोकस। यस बिल्कुल सही है, लॉट ऑफ फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए भाई। आपको अपनी हर मिस्टेक पता होनी चाहिए कि यार ये मिस्टेक मुझसे आज हो गई है बट अगले पेपर में नहीं होनी चाहिए। और अगर इस पेपर में हो गई, अगले में भी हो गई, अगले में भी हो गई, 3 बार ये मिस्टेक हो गई तो आपके माइंड में नोट हो जाना चाहिए कि आप 3 बार ये मिस्टेक हो चुकी है, अब अगले में नहीं करनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मिस्टेक्स करोगे
उतना ज़्यादा आप ज़्यादा नंबर लाओगे, ठीक है। ये आप समझ लो एक सीधा रूल है कि आप जितनी ज़्यादा घर पे मिस्टेक्स करोगे उतनी कम मिस्टेक्स आपके एग्जाम पेपर में होने वाली हैं, ठीक है। तो कभी मिस्टेक से घबराना नहीं है यार, कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कभी भी आप रोड पे जाते हो तो क्या आप हमेशा 100 की स्पीड में चला सकते हो गाड़ी? नहीं चला सकते हो। आपके बीच में ब्रेकर्स आते हैं। प्रो ब्रेकर्स क्यों आते हैं? आपके भले के लिए आते हैं ना, कि आप अपनी स्पीड कम करो और एक्सीडेंट से बचो। सो दैट इज़ वाई आपका मॉक टेस्ट भी वैसा ही है। जब आपके मॉक टेस्ट में बार बार अच्छे नंबर आ रहे होंगे, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आप वही मिस्टेक पेपर में करके चले आओ जो आपने मिस्टेक यहाँ पे नहीं करी है। बट आप यहाँ पे अगर मिस्टेक कर लेते हो, घर पे मिस्टेक कर लेते हो, अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं तो दैट इज़ लाइक अ ब्रेकर। वो आपके फ़ायदे की बात है, वो आप गलती वहाँ मेन पेपर के दिन नहीं करके आओगे। फिर मई की अगर मैं बात करूं, मई में आपके पास एक हफ्ता है, आप एक फुल रिवीजन दे सकते हो, एक हफ्ते में आराम से दे सकते हो और उसमें आपको कोई मॉक टेस्ट लाने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, आप आखिरी में मॉक टेस्ट दोगे, अगर आपके नंबर कहीं गलती से भी कम आ गए तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे। इसलिए मैंने तो आखिरी वीक में कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मार्च अप्रैल इतने सारे मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाएगी। वो लोग फालतू हैं जो आपसे कहते हैं कि आप आखिरी वीक में मॉक टेस्ट दो, कोई ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट इज फॉर प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आपकी आ चुकी होगी। अगर आप एक हफ्ते आखिरी में रिवीजन करोगे तो एक हफ्ते में अगर आपके ऊपर से आपके सामने से चीज़ें गई होंगी तो आपको पेपर में चीज़ें जल्दी याद आएंगी और आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी गलतियां पता है कि आप गलतियां कहाँ से करते हो, सब कुछ आपको पता होगा। आपने इतने मॉक टेस्ट दे रखे होंगे तो आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है मई के महीने में। एंड यू आर ऑल फुल सेट। आप जाओ 7 मई को पेपर दो और अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप इन 4 महीने में अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना यार। और बाकी एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से आप लोग इस न्यू ईयर को एंजॉय करो। और मैं भी अपने कुछ न्यू ईयर के रेजोल्यूशन हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।